अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे पहले एक एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है, सपोज R एंड S आर बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट A। फर्स्ट पार्ट है इफ़ R एंड S आर रिफ्लेक्सिव इज़ R इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट है इफ़ R S आर सिमेट्रिक इज़ R इंटरसेक्शन सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट है इफ़ R and S are transitive is R intersection S transitive। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं जिसमें हमने R इंटरसेक्शन S को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, और ऊपर क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के मुताबिक हम सपोज़ करते हैं सपोज़ R एंड S आर रिफ्लेक्सिव। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू सेट A ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू R एंड ए बिलोंग टू S। यानी अगर R और S रिफ्लेक्सिव है तो सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर ए R से भी बिलोंग करेंगे और S से भी बिलोंग करेंगे। तो चूँकि ए R से भी बिलोंग कर रहा है, S से भी बिलोंग कर रहा है, ये सेम है, तो लिहाजा ए टाइप के ऑर्डर पेयर R इंटरसेक्शन S से भी बिलोंग करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक R इंटरसेक्शन S भी रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पार्ट में हमने R इंटरसेक्शन S को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम सपोज़ करते हैं कि ऑर्डर पेयर A B बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S। तो R इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर ए बी R से भी बिलोंग करेगा और ऑर्डर पेयर ए बी S से भी बिलोंग करेगा। अब क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के मुताबिक R और S सिमेट्रिक है। तो सिंस R इज़ सिमेट्रिक इफ़ A एंड B बिलोंग टू R देन B A आल्सो बिलोंग टू R। इसी तरह अगर S सिमेट्रिक है तो अगर A B S से बिलोंग करता है तो B A B S से बिलोंग करेगा। तो यहाँ इन दोनों सिमेट्रिक डेफिनेशंस में से हम देख रहे हैं कि B A भी R से बिलोंग कर रहा है और B A S से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों कॉमन है, तो हम कहेंगे कि B A R इंटरसेक्शन S से भी बिलोंग करता है। तो ऊपर हमने सपोज़ किया था कि A B R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है, और नीचे हमने प्रूव कर दिया कि B A B R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक R इंटरसेक्शन S सिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट में हमने R इंटरसेक्शन S को ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो इसे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे, A B जो R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है और B C जो R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है, और इससे हम एक नया ऑर्डर, इन दोनों से एक नया ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए सी, वो भी R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करे, तो R इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है, और दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी R से भी बिलोंग करता है और ए बी S से भी बिलोंग करता है। इसी तरह बी सी भी R से बिलोंग करता है और बी सी S से भी बिलोंग करता है। तो ऊपर दी गई कंडीशन के मुताबिक R ट्रांजिटिव है। तो अगर ए बी R से बिलोंग करता है, बी सी R से बिलोंग करता है, तो इनसे बनने वाला नया ऑर्डर पेयर ए सी भी R से बिलोंग करेगा। इसी तरह ए सी जो है वो S से भी बिलोंग करेगा क्योंकि S भी ट्रांजिटिव है। तो ए सी R से भी बिलोंग कर रहा है और ए सी S से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों कॉमन है, तो हम कहेंगे ए सी ऑर्डर पेयर जो है वो R इंटरसेक्शन S से भी बिलोंग करेगा। तो ऊपर हमने दो ऑर्डर पेयर सपोज़ किए थे ए बी और बी सी, और इनसे एक नया ऑर्डर पेयर ए सी बनाया जाए। तो लास्ट पे हमने प्रूव किया कि ए सी जो है वो भी R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक R इंटरसेक्शन S ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर R सेट A पर बाइनरी रिलेशन हो तो R उस वक़्त रिफ्लेक्सिव होता है अगर तमाम एलिमेंट्स A जो सेट A से बिलोंग करें उनके ऑर्डर पेयर A R से बिलोंग ना करें, यानी A वाले ऑर्डर पेयर
आर से रिलेशन आर से बिलोंग ना करें तो आर इररिफ्लेक्सिव होता है। या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड ना हो तो फिर रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होता है। नेक्स्ट एक रिमार्क है, आर इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए सच दैट ए बिलोंग टू आर। यानी अगर कोई ऑर्डर पेयर ए आर से बिलोंग करे तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होता। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे। इसमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और सेट ए पर रिलेशंस डिफाइन है R1 R2 R3। हमने चेक करना है कौन से रिलेशन इररिफ्लेक्सिव हैं और कौन से इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले R1 को चेक करते हैं। इसके ऑर्डर पेयर हैं 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1 3 4 और हम R1 को अगर गौर से देखें तो R इज़ इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें ए ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है। यानी इसमें 1 1 मौजूद नहीं है, R1 में 2 2 भी मौजूद नहीं है और R1 में 3 3 पेयर भी मौजूद नहीं है, 4 4 पेयर भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव है। सेकंड रिलेशन है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। तो R2 इररिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव क्योंकि इसमें सेट ए के कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो अपने साथ ही रिलेटेड हैं, जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स अपने साथ ही रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2 2 पेयर है और 3 3 पेयर है और 4 4 पेयर है और ये R2 से बिलोंग करते हैं, इस वजह से R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 रिलेशन में 1 2 2 3 3 3 और 3 4 शामिल है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें भी 3 3 ऑर्डर पेयर R3 से बिलोंग करता है। तो सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं होने चाहिए। नोट, ए रिलेशन में बी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। हो सकता है एक रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फ़र्ज़ करते हैं कि सेट ए पर आर एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो डेफिनेशन के मुताबिक चूँकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड नहीं होता, तो इस वजह से जब हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे तो सेट ए के किसी भी पॉइंट पर कोई लूप नहीं बनेगा। लूप वहाँ बनता है जहाँ सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर हों, तो इसमें सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर नहीं होते। नेक्स्ट एग्जांपल में सेट ए गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 1 3 2 1 2 3 3 2 और इसको हमने डायरेक्टेड ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। 3 पॉइंट ले लेंगे 1 2 3। तो पहला पेयर है हमारा 1 3, तो 1 से 3 की तरफ एरो होगा। दूसरा पेयर 2 1 है तो 2 से 1 की तरफ एरो होगा। तीसरा पेयर 2 3 है तो 2 से 3 की तरफ एरो होगा और चौथा पेयर 3 2 है तो 3 से 2 की तरफ एरो होगा। आप इस पे नोट करें, इसमें कोई भी लूप नहीं है, तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का ग्राफ है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सेट ए पर कोई इररिफ्लेक्सिव रिलेशन आर हो और डेफिनेशन के मुताबिक सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड ना हो, तो फिर हम देखते हैं कि इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे ज़ाहिर करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हम पढ़ चुके हैं कि सेल्फ़ रिलेटेड एलिमेंट्स जो हैं, जब उनको मैट्रिक्स के तौर पे ज़ाहिर किया जाता है तो मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 1 आता है उनके लिए जिनमें ए की तरह के ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो यहाँ चूँकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होगा उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है तो डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। इफ़ वन ऑफ देम इज़ नॉट ज़ीरो देन वी से दैट
द रिलेशन इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव, यानी मेन डायगोनल में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जो ज़ीरो ना हो तो फिर वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल में सेट ए गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 1 3 2 1 2 3 और 3 2 और हमने इसको मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट लिखेंगे सेट ए के 1 2 3 और एक वर्टिकल लाइन में 1 2 3 और फिर एम्प्टी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो पहले हम कॉलम का 1 और 1 लेकर तीनों रो के तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो 1 1 बनाएंगे तो ये रिलेशन में शामिल नहीं है तो मैट्रिक्स में ज़ीरो लिखेंगे। फिर 1 2 बनाएंगे तो रिलेशन में शामिल नहीं है तो मैट्रिक्स में ज़ीरो लिखेंगे। 1 3 बनाएंगे तो ये पेयर मौजूद है तो इसके मैट्रिक्स में हम 1 लिखेंगे। फिर 2 के हॉरिजेंटल लाइन के साथ पेयर देखेंगे तो 2 1 मौजूद है तो मैट्रिक्स में 1 लिखेंगे। 2 2 मौजूद नहीं है तो मैट्रिक्स में ज़ीरो लिखेंगे। 2 3 मौजूद नहीं है तो मैट्रिक्स में 2 3 मौजूद है तो मैट्रिक्स में 1 लिखेंगे। 3 1 मौजूद नहीं है तो मैट्रिक्स में ज़ीरो लिखेंगे और 3 2 मौजूद है तो 1 लिखेंगे और 3 3 मौजूद नहीं है तो मैट्रिक्स में ज़ीरो लिखेंगे। तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देखें तो डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो इस वजह से हम कहेंगे कि आर इररिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z डिफाइंड एज फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू z, ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। यानी यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर z पे डिफ़ाइन है और कंडीशन दी हुई है कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो आर से बिलोंग करते हैं यानी रिलेशन से बिलोंग करते हैं और कंडीशन दी हुई है कि ए ग्रेटर दैन है बी। तो हमने ये देखना है कि इज़ आर इररिफ्लेक्सिव। तो इररिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें पता है कि ए ऑर्डर पेयर जो हैं वो आर से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो अगर हम इस रिलेशन और सेट z पे अगर एक एलिमेंट ए लें, ए बिलोंग टू z और ऑर्डर पेयर बनाएं ए तो ये डज़ नॉट बिलोंग टू आर है। क्योंकि ए अगर हम कंडीशन देखें तो ऊपर कंडीशन दी हुई है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो अगर हम सेम एलिमेंट कर दें ए तो ए से ग्रेटर नहीं हो सकता यानी कंडीशन फेल हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग नहीं करते। जब आर से बिलोंग नहीं करते तो आर एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। आर इज़ एंटी सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए, इफ़ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर देन ए शुड बी इक्वल टू बी। तो आर उस वक़्त एंटी सिमेट्रिक होता है जब ऑर्डर पेयर ए बी आर से बिलोंग करे और ऑर्डर पेयर बी ए बी आर से बिलोंग करे और ए और बी इक्वल हो जाए। रिमार्क आर इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ़ देयर आर एलिमेंट्स ए बी in A such that A B belong to R, B A belong to R, but A is not equal to B। यानी R उस वक़्त एंटी सिमेट्रिक नहीं होता जब तक A B R से बिलोंग करे और B A B R से बिलोंग करे, लेकिन A B इक्वल ना आए तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। तो दूसरा रिमार्क है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे का उल्ट नहीं होती। एग्जाम्पल में सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और सेट ए पे रिलेशंस डिफाइन है 4 रिलेशंस हैं और हमने चेक करना है कौन सा एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसमें फ़र्स्ट रिलेशन R1 गिवन है 1 1 2 2 और 3 3। तो R1 एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक इसलिए कि अगर हम 1 1 पेयर लें और इसका उल्ट करें तो वो भी 1 1 ही आएगा और A और B यानी दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल भी हैं तो इसके तमाम एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी पूरी करते हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक इसलिए कि अगर हम एक इसका एलिमेंट लें 1 1
तो इसको उल्ट करके भी लिखें तो वो 1 1 ही रहेगा, 2 2 लें तो उसको उल्ट करके भी लिखें तो वो 2 2 ही रहेगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। R2 रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं 1 2 2 2 और 2 3 और 3 4 और 4 1। तो R2 एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि इसमें एक पेयर 2 2 मौजूद है, तो उसको अगर उल्ट भी कर लें तो वो 2 2 ही रहेगा, तो A और B इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर है 1 2 और उसका उल्ट 2 1 R2 में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। R3 ऑर्डर पेयर है 1 3 2 2 2 4 और 3 1 और 4 2। R3 एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें दो ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं 1 3 और 3 1। ये एक दूसरे का उल्ट है, लेकिन इसमें 1 और 3, 1 को अगर A माना जाए और 3 को B माना जाए तो ये इक्वल नहीं है, इस वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या R3 सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 3 ऑर्डर पेयर भी R3 से बिलोंग करता है और 3 1 भी R3 से बिलोंग करता है। तो R4 रिलेशन के ऑर्डर पेयर है 1 3 2 4 3 1 और 4 3। तो R4 एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें दो ऑर्डर पेयर सेम है 1 3 और 3 1। तो ये एक दूसरे का उल्ट हैं, लेकिन इनमें A और A इक्वल B वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि 1 3 के इक्वल नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर 2 4 है जिसका उल्ट 4 2 R4 में मौजूद नहीं है। तो R4 ना ही एंटी सिमेट्रिक है और ना ही सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेट A पर और एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो तो डेफिनेशन के मुताबिक सेट A के कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड ना हों। तो इस वजह से सेट A के कोई से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के दरमियान एरो का कोई पेयर मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल में सेट A गिवन है 1 2 3 और सेट A पे रिलेशन डिफाइन है 1 1 1 2 2 3 और 3 1। अगर हम इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाएं तो 1 1 पे लूप बन जाएगी और 1 से 2 की तरफ एरो होगा, और तीसरे ऑर्डर पेयर के लिए 2 3 के लिए 2 से 3 की तरफ एरो होगा, और चौथे ऑर्डर पेयर के लिए 3 1 के लिए 3 से 1 की तरफ एरो होगा। तो अगर हम इस डायरेक्टेड ग्राफ में देखें तो दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान कहीं भी एरोज़ का पेयर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे R एंटी सिमेट्रिक है।